आसाराम को अरेस्ट करने से पहले ही जोधपुर पुलिस आसाराम के आश्रम में सादा कपड़ों में रह रही थी। नई भाजपा सरकार आते ही आसाराम केस की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। आसाराम के भक्तों ने कहा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उससे भी ज्यादा पैसा बापू आपको देंगे, बस आप केस के इंपोर्टेंट विटनेस अमृत प्रजापति की सूरत में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जेल में बंद आसाराम के छुए हुए पानी को पानी के टैंकर में डाल दिया जाता। इस टैंकर से आसाराम के भक्त पानी पीते। मेडिकल रिपोर्ट से ये प्रूव हो गया कि आसाराम यौन उत्पीड़न मामले में आसाराम के गुरुकुल में पढ़ने वाली आसाराम जो कि जेल के अंदर है, आसाराम बापू को लेकर जा रही है। आसाराम को समन दे ही दिया। आसाराम पर रोज नए नए आरोप सामने आ रहे हैं। आसाराम पर नाबालिग से बलात्कार का आरोप। जोधपुर पुलिस के नोटिस के बाद भी 29 अगस्त के दिन आसाराम अपने ऊपर लगे यौन शोषण के केस की जांच में सहयोग देने के लिए जोधपुर नहीं पहुंचते। सवाल उठने लगे कि आसाराम कहां हैं? आसाराम गायब हो चुके थे। मीडिया में सवाल उठने लगे कि जोधपुर पुलिस अगला एक्शन क्या लेगी। डीसीपी जोधपुर अजय लांबा ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। नेशनल मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज आने लगती हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। अगले दिन शाम 5 बजे ही पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के लोगों से भर जाता है। मीडिया के अनुमानों पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए डीसीपी अजय लांबा ने कहा, हम सब उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां हम बाबा को अरेस्ट करने के लिए तैयार हैं। मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सबको सूचित करने के लिए ही बुलाई है। हम बाबा आसाराम को अरेस्ट करने जा रहे हैं क्योंकि बाबा ने जांच में सहयोग का वायदा किया था, लेकिन वे जांच में शामिल नहीं हुए। लेकिन मीडिया पूछने लगती है कि आसाराम अभी कहाँ हैं? इस पर डीसीपी लांबा ने चतुराई से कहा कि क्षमा करें, ये सूचनाएं अभी डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। हमें पता है कि आसाराम कहाँ हैं और हमारी टीम जल्द ही उन्हें अरेस्ट करने के लिए पहुंचने वाली है। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि खुद डीसीपी अजय लांबा को क्या किसी को भी नहीं पता था कि इस वक्त आसाराम कहाँ हैं। लेकिन अजय लांबा अपनी किताब में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक स्ट्रेटेजी की तरह बताते हैं। अजय लांबा कहते हैं कि उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए जानबूझकर बुलाई ताकि आसाराम के पक्ष को लगे कि पुलिस को उनका पता लग चुका है, इसलिए वह दूसरी जगह छुपने की कोशिश करेंगे या कोई गलती करेंगे। अजय लांबा की इस बात पर विश्वास करें तो एक तरह से ये स्ट्रेटजी काम आती है। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है कि उधर शाम के 6:30 पर ही जोधपुर डीसीपी अजय लांबा को भोपाल एयरपोर्ट से कॉल आता है। ये कॉल सीआईएसएफ के एडिशनल एसपी का था जो एयरपोर्ट की सुरक्षा में लगे हुए थे। सीआईएसएफ के एडिशनल एसपी अजय लांबा के भी मित्र रहे थे। एडिशनल एसपी ने कॉल पर कहा, आप कैसे हैं? मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, आप कह रहे हैं कि आसाराम को अरेस्ट करने जा रहे हो। अगर ऐसा है तो ये बाबा एयरपोर्ट पर क्या कर रहा है? अंततः अजय लांबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस काम कर गई। डीसीपी अजय लांबा ने कहा कि कैसे भी करके कुछ देर तक बाबा को बातों में उलझा के रखो ताकि हमारी टीम इंदौर से भोपाल आ सके। इंदौर से भोपाल की दूरी करीब 190 किलोमीटर है, यानी करीब 3 घंटे का रास्ता। लेकिन कानूनी तौर पर सीआईएसएफ के जवान आसाराम को रोक नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास ये अधिकार नहीं था, न उनके पास कोई आदेश था। भोपाल पुलिस भी आसाराम को अरेस्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि मामला जोधपुर पुलिस के अंडर आता था, भोपाल पुलिस के अंदर नहीं आता था। चूंकि जोधपुर पुलिस की टीम को इंदौर से भोपाल पहुंचने में 3 घंटे लग जाने थे, इसलिए जोधपुर पुलिस ने आसाराम की खबर मीडिया में लीक कर दी कि वह भोपाल में है। ये खबर मिलते ही पूरा मीडिया भोपाल एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। मीडिया से नजरें बचाने के लिए आसाराम बाबा भी एक कोने से दूसरे कोने में भागने लगते हैं। आसाराम को जब ये पता लग गया कि अब मीडिया भी आ गई है तो उन्हें यहाँ से अरेस्ट किया जा सकता है, तो आसाराम अपने इंदौर वाले आश्रम के लिए वापस लौटने लगते हैं। उन्हें लगा कि पुलिस इंदौर आश्रम के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करेगी। सर्विलांस का जो काम अब जोधपुर पुलिस को करना चाहिए था, वह काम अब मीडिया कर रहा था। आगे आगे आसाराम और पीछे पीछे मीडिया। अब आसाराम अपने इंदौर आश्रम पहुंच चुके थे। इंदौर आश्रम में पहले से ही जोधपुर पुलिस के लोग सादा कपड़ों में आसाराम के भक्त बनकर कुछ दिन से रह रहे थे। इसके अलावा एडिशनल डीसीपी सतीश चंद्र जहांगीर के नेतृत्व में जोधपुर पुलिस की एक स्पेशल टीम केवल आसाराम को अरेस्ट करने के लिए ही भेजी गई थी। इसलिए अगले दिन यानी 30 अगस्त के दिन एडिशनल डीसीपी सतीश चंद्र जहांगीर की टीम आसाराम के इंदौर आश्रम के गेट पर पहुंच जाती है। आसाराम के साथ ही आसाराम का बेटा यानी नारायण साईं और आसाराम की बेटियां भी इंदौर आश्रम में मौजूद थे, जहां आसाराम चिंता मुक्त होकर अपने भक्तों के सामने प्रवचन कर रहे थे। आसाराम ने भगवान कृष्ण के जैसे ड्रेस पहनी हुई थी। इधर जोधपुर पुलिस आसाराम पर लगे आरोपों की जांच में जुट जाती है। दूसरी तरफ आसाराम द्वारा मीडिया चैनलों को इंटरव्यूज दिए जाने लगते हैं। बाबू जी, ये खास करके जो आपके ऊपर जो आरोप लगा है उसके बारे में क्या कहना है? मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं बहुत छोटे हैं।
इधर जोधपुर पुलिस द्वारा इंदौर पुलिस को पहले से ही सूचित कर दिया गया था कि उन्हें सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करना पड़ेगा, लेकिन आसाराम की गिरफ्तारी का असली काम जोधपुर पुलिस को ही करना था। आसाराम के आश्रम के बाहर मौजूद जोधपुर पुलिस ने आश्रम के अंदर संदेश भिजवाया कि जोधपुर पुलिस एफआईआर के ऊपर बात करना चाहती है। इसके बाद जोधपुर पुलिस को आश्रम के अंदर बुला लिया जाता है, जहां सबसे पहले एडिशनल डीसीपी यानी सतीश चंद्र जहांगीर ने सबसे पहले आसाराम से कहा, नमस्कार बापू। इस पर आसाराम ने कहा, नमस्कार नमस्कार, बोलो क्यों आए हो। इस पर एसीपी चंचल मिश्रा ने कहा, बाबा आपके खिलाफ एक नाबालिग लड़की ने रेप की रिपोर्ट दर्ज करवाई है, हम उसी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इस पर आसाराम ने कहा, अरे तुम लोगों ने क्यों एक बाबा को बदनाम करने का ठेका ले लिया है। एक नाबालिग और बेवकूफ़ लड़की के कहने पर मैं ये सब कुछ बहुत दिनों से सुन रहा हूँ और टीवी पर देख रहा हूँ। तुमको पता है मैं कौन हूँ? तुमको पता है इस देश में मेरे कितने भक्त हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बेवकूफ़ी की बात करने की। आसाराम से बातचीत के दौरान एसएचओ मुक्ता पारीक और उनके पति सब इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश भी मौजूद थे। मुक्ता पारीक और सत्यप्रकाश दोनों सादा ड्रेस में आसाराम के भक्त के रूप में थे। अंततः जोधपुर टीम ने आसाराम से कहा कि अगर उन्होंने कुछ भी ऊंच नीच की तो उन्हें अभी के अभी अरेस्ट कर लिया जाएगा, साथ ही उनके बेटे नारायण साईं और बेटियों को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। आसाराम को आश्वासन दिया गया कि उन्हें चुपचाप एक गेस्ट की तरह ले जाया जाएगा और किसी को भी पता नहीं चलेगा। अब आसाराम को कोई चारा नहीं दिखता। उसने अपने वकीलों से बात करके सुबह जाने के लिए कहा। आसाराम ने कहा, ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ जोधपुर, मगर अभी रात के 12 बज चुके हैं, मैं तुम्हारे साथ कल सवेरे चल लूंगा। लेकिन संभवतः यह आसाराम का प्लान था। आसाराम बार बार अपने बयान बदलने लगते हैं। इस वक्त तक आसाराम के समर्थकों ने भी आसाराम की जगह को घेर लिया। इधर जोधपुर से डीसीपी अजय लांबा ने इंदौर पुलिस से कहा कि वह अब उनकी टीम के एग्जिट का बंदोबस्त करवा दे, यानी अब आसाराम को अरेस्ट करने का वक्त आ चुका था। उधर आश्रम के सामने वाले गेट पर इंदौर पुलिस भारी संख्या में पहुंच गई। राइट कंट्रोल इक्विपमेंट, वाटर कैनन्स, टीयर गैस ट्रक्स, सबका इंतजाम कर लिया गया। इसलिए आसाराम के समर्थक भी बड़ी संख्या में आश्रम के मुख्य द्वार पर ही इकट्ठे होने लगते हैं। लेकिन इंदौर पुलिस अकल खेल गई। सारा फोर्स मेन गेट पर लगा दिया, यानी आगे के गेट पर लगा दिया, लेकिन पिछले दरवाजे पर एक बुलडोजर और कुछ एक पुलिस वाले भेज दिए। यानी इंदौर पुलिस ने पिछले दरवाजे से एग्जिट प्लान बनाया। जानबूझकर पिछले दरवाजे पर पुलिस की संख्या बेहद कम रखी या मामूली रखी, ताकि आसाराम के भक्तों को लगे कि आसाराम को मुख्य गेट से बाहर ले जाया जाएगा। इंदौर पुलिस से इशारा मिलते ही आश्रम के अंदर मौजूद जोधपुर पुलिस ने आसाराम को अपनी कस्टडी में ले लिया। तुरंत ही ये खबर पूरे आश्रम में फैल जाती है। आसाराम के समर्थक अब उस जगह पर पहुंच गए जहां पुलिस आसाराम को लेकर खड़ी थी, लेकिन पुलिस कमांडोज ने आसाराम को पकड़ा और तुरंत बाहर एक गाड़ी में डाल लिया। अन्य पुलिस वाले भी जल्दी से जल्दी गाड़ी में चढ़ जाते हैं। अब तो पूरे आश्रम में हल्ला हो गया। बाबा को एयरपोर्ट ले जा रहे हैं, गाड़ियां निकालो, पीछा करो इनका और साथियों को इन्फॉर्म करो। आगे आगे पुलिस की गाड़ियां और पीछे पीछे आसाराम के समर्थकों की गाड़ियां। फाइनली जोधपुर पुलिस आसाराम को लेकर इंदौर एयरपोर्ट पहुंच जाती है, जहां से सीआईएसएफ की टीम ने उन्हें रेस्क्यू कर लिया। सीआईएसएफ और एयरपोर्ट की सुरक्षा ऐसी थी जहां आसाराम के समर्थक कोई गड़बड़ नहीं कर सकते थे। लेकिन समस्या ये थी कि इंदौर से सीधे जोधपुर की कोई फ्लाइट नहीं थी और जोधपुर पुलिस जानबूझकर आसाराम, जो कि एक रेप का आरोपी था, उसे कोई प्रिविलेज नहीं देना चाहती थी, इसलिए कोई प्राइवेट प्लेन नहीं किया गया। इसलिए इंदौर से दिल्ली और दिल्ली से जोधपुर का प्लान बनाया गया। सुबह 8:15 पर जोधपुर टीम इंदौर एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। लेकिन आसाराम के समर्थकों को पहले ही पता लग चुका था कि जरूर आसाराम को दिल्ली से जोधपुर ले जाया जाएगा। इसलिए दिल्ली से जोधपुर जाने वाली सुबह की फ्लाइट्स में आसाराम के समर्थकों ने पहले ही अपनी बुकिंग्स करवा ली और जैसे ही दिल्ली वाले हवाई जहाज ने जोधपुर के लिए उड़ान भरी, वैसे ही आसाराम के समर्थकों ने आसाराम के पक्ष में नारे लगाने शुरू कर दिए। हालांकि जोधपुर पुलिस ने आसाराम के समर्थकों को काबू में ले लिया और उतरते ही अरेस्ट की धमकी दे डाली, जिससे आसाराम के समर्थक काबू में आ सके। आसाराम को इंदौर से जोधपुर ले जाया गया, लेकिन एक बड़ी समस्या थी कि आसाराम के समर्थक तो जोधपुर में भी थे। फिर कैसे आसाराम के समर्थकों के बीच आसाराम को एयरपोर्ट से महिला थाने तक लाया जाए, जहां उनके खिलाफ केस दर्ज था। लेकिन यहां जोधपुर पुलिस ने एक अक्ल खेली। एक तो ये कि एयरपोर्ट के बाद आसाराम को मुख्य रास्ते से नहीं लाए, बल्कि लास्ट समय में रूट बदलकर दूसरे रास्ते से जोधपुर के अंदर लाया गया। दूसरा, केवल 3 गाड़ियां रखी गईं, एक आगे, एक पीछे और बीच में आसाराम वाली गाड़ी। तीसरा, आसाराम को महिला थाने ले जाने के बजाय राजस्थान आर्म्ड कंस्टेबुलरी यानी आरएसी में ले जाया गया।
शाम करीब 5 बजे से आरएसी के गेस्ट हाउस में आसाराम से दोबारा पूछताछ होती है। आसाराम को सोफे से उतारकर जमीन पर बिठाया जाता है, जिसने आसाराम का वो सारा दम तोड़ दिया जो उन्हें अपने इंदौर वाले आश्रम में हो रहा था। डीसीपी अजय लांबा अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने आसाराम से पूछा, बाबा तू ये बता कि ये सब क्या कर डाला तूने, जल्दी बता। इस पर आसाराम ने कहा, गलती कर दी मैंने। जोधपुर पुलिस ने आसाराम से बातचीत की, वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। आसाराम द्वारा अपना अपराध कबूलने के बाद आसाराम को कुटिया ले जाया जाता है, जहां आसाराम द्वारा क्राइम किया गया था। इस दौरान पुलिस ने आसाराम के स्टेटमेंट्स और कुटिया की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की, लेकिन सबसे जरूरी काम था आसाराम को मेडिकल करवाने के लिए भेजना, क्योंकि पुलिस को पहले से ही शंका थी कि आसाराम कोर्ट में अपनी उम्र का हवाला देकर कहेंगे कि वह नामर्द हैं और सेक्सुअली एक्टिविटी नहीं कर सकते। इसलिए पुलिस ने पहले ही इम्पोर्टेंट टेस्ट करवा लिया। 2 सितंबर 2013 के दिन हुए पोटेंसी टेस्ट में पाया गया कि आसाराम सेक्सुअली एक्टिविटी करने में सक्षम हैं। इसके बाद जोधपुर पुलिस ने आसाराम को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। भले ही आसाराम ने जोधपुर पुलिस के आगे औपचारिक तौर पर अपना गुनाह कबूल कर लिया था, लेकिन इस मामले को अभी कोर्ट के आगे प्रूव होना था, जो जितना आसान लग रहा था उतना नहीं रहा। आसाराम के जेल भेजे जाने के बाद अब जोधपुर पुलिस को चार्जशीट तैयार करनी थी, जिसके आधार पर कोर्ट में बहसें होनी थी। लेकिन इस दौरान पुलिस टीम को ही धमकियां मिलने लगती हैं। आसाराम कोई नॉर्मल आदमी नहीं था, उसके पास 25,000 करोड़ की संपत्ति थी और करोड़ों की संख्या में भक्त थे। डीसीपी अजय लांबा से लेकर जोधपुर पुलिस की टीम के सभी बड़े अधिकारियों को करोड़ों रुपए के ऑफर आए। इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर एसीपी चंचल मिश्रा को भी आसाराम के समर्थकों की तरफ से धमकियां मिलने लगती हैं। चंचल मिश्रा का पीछा किया जाने लगा। हालांकि जोधपुर पुलिस ने पीछा करने वाले आसाराम के भक्तों को वक्त पर ही अरेस्ट कर लिया। आसाराम के बेटे नारायण साईं पर लगे यौन शोषण के दूसरे केसों की जांच करने वाली गुजरात पुलिस ने जांच के दौरान ये भी बताया कि आसाराम के भक्त चंचल मिश्रा की हत्या करने की प्लानिंग भी कर रहे थे। इसलिए चंचल मिश्रा को जोधपुर पुलिस ने एक्स्ट्रा सुरक्षा मुहैया कराई। इसी तरह एसएचओ मुक्ता पारीक को भी धमकियां दी गईं, उनका भी पीछा किया गया। अजय लांबा भी अपनी किताब में एक जगह लिखते हैं कि एक बार आसाराम के कुछ वक्त उनसे मिलने आए और बोले, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उससे भी ज्यादा पैसा बापू देंगे आपको। अजय लांबा बताते हैं कि आसाराम के भक्तों ने उनका ही नहीं बल्कि उनके परिवार का भी पीछा किया। उन्हें इंटेलिजेंस ब्रांच ने अलग से सुरक्षा दी। अंततः 6 नवंबर 2013 के दिन जोधपुर पुलिस ने जोधपुर की जिला कोर्ट में चार्जशीट जमा कर दी। 2 दिन के बाद ही राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया कि आसाराम मामले की हर रोज सुनवाई की जाए ताकि जल्दी से जल्दी फैसला आ सके। अब आसाराम को हर रोज जेल से कोर्ट ले जाना पुलिस के लिए एक बड़ी मुसीबत थी। आसाराम के हजारों भक्त आसाराम के रूट के बीच में ही आ जाया करते। आर्म्ड पुलिस की 2 कंपनियां केवल इस रूट को साफ करने के लिए लगाई जाती। आसाराम के भक्त रोड के दोनों साइड खड़े हो जाते। मामला इतना संजीदा था कि डीसीपी अजय लांबा की पत्नी ने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए स्कूल भेजना बंद कर दिया। एक बार तो ये भी हुआ कि आसाराम के भक्त अजय लांबा के गांव भी चले गए, जहां उनके माता पिता रहा करते थे। लेकिन इस केस में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब दिसंबर 2013 में राजस्थान में सरकार बदल जाती है। कांग्रेस के बाद राजस्थान में भाजपा की सरकार आ चुकी थी, जिसके नेता सामान्यतः आसाराम के सत्संगों में जाया करते थे। राजस्थान में भाजपा सरकार को आए 1 महीना नहीं बीता था कि 11 जनवरी 2014 के दिन भाजपा सरकार ने डीसीपी अजय लांबा को जोधपुर से ट्रांसफर करके उदयपुर भेज दिया, जहां उन्हें डीसीपी की जगह एसपी बना दिया गया। आसाराम केस से जुड़े लगभग सभी अधिकारी इधर उधर जिलों में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इससे आसाराम केस में बड़ा नुकसान होता है। लेकिन एक चीज अभी भी बची हुई थी, वह ये कि अभी भी एसएचओ मुक्ता पारीक जोधपुर में ही थी, उनका ट्रांसफर नहीं हुआ था। इस बीच अन्य पीड़िताओं ने भी आसाराम की शिकायत दर्ज कराने के लिए जोधपुर पुलिस से संपर्क किया, लेकिन जब भी पुलिस आगे की कार्रवाई करने के लिए उनसे संपर्क करती तो वे आसाराम भक्तों के कारण शिकायत दर्ज नहीं कराती। पुलिस ने जांच में एक पैटर्न ये भी देखा कि आसाराम के आश्रमों से जुड़ी हुई बहुत सी लड़कियां बिना सेशन या क्लास पूरा किए ही अपने घर वापस चली जाती हैं। कई तो फाइनल ईयर में या पेपर के जस्ट पहले ही, वह भी बिना किसी सही कारण के। इससे जोधपुर पुलिस को शक हुआ, लेकिन जब पुलिस उनके परिवारों से बात करने की कोशिश करती तो वे आश्रम के अपने अनुभवों को भूलना चाहते थे और कोई भी बयान नहीं देना चाहते थे। लेकिन ये सोचकर कि आगे इसमें भी और भी पीड़ित महिलाएं सामने आएंगी और भी सबूत आएंगे, इसलिए जोधपुर पुलिस ने ओपन चार्जशीट जमा की, यानी आगे अगर जांच में कुछ सामने आया तो उसे भी चार्जशीट में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन राजस्थान में नई सरकार यानी भाजपा सरकार के आने के बाद देखा गया कि जांच से जुड़े कुछ अन्य अधिकारी इस ओपन चार्जशीट का फायदा
इस तरह लेने लगे कि वो आसाराम के फेवर में जाए। अब ये ढूंढा जाने लगा कि कैसे भी ये साबित कर दिया जाए कि लड़की नाबालिग नहीं है। अगर ये प्रूव हो जाए तो पॉक्सो एक्ट जो लगा है, जिसमें जबरन ओरल सेक्स या प्राइवेट पार्ट में उंगलियों के इस्तेमाल को भी रेप माना जाता है, वो एक्ट नहीं लगेगा। इस तरह आसाराम की आधी मुसीबत वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अजय लांबा और उनकी टीम के वे लोग जो जोधपुर से ट्रांसफर कर दिए गए थे, वे अब भी इस नाबालिग लड़की की मदद के लिए इस केस पर नजर बनाए हुए थे। अजय लांबा और इस केस के वक्त कमिश्नर ऑफ पुलिस रहे बीजू जॉर्ज जोसेफ ने राजस्थान पुलिस के चीफ यानी डीजीपी से मुलाकात की और जांच के बदले हुए तरीके से अवगत कराया। डीजीपी के हस्तक्षेप के बाद अब ओपन चार्जशीट को अब क्लोज्ड चार्जशीट में बदल दिया जाता है। अब कोर्ट में हर दिन आसाराम के मामले पर बहस होने लगती है। पीड़िता माधुरी की तरफ से वकील पीसी सोलंकी और वकील प्रमोद वर्मा खड़े थे, जो बिना फीस के ही इस केस में अपनी लीगल हेल्प दे रहे थे। भले ही आसाराम के केस की हर दिन सुनवाई हो रही थी, लेकिन आसाराम के पक्ष की तरफ से जानबूझकर हर कानूनी लूप होल का फायदा उठाया गया। कभी कुछ तो कभी कुछ। इस कारण हर दिन चलने वाली ये सुनवाई में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बीत जाते हैं। इस बीच पीड़ित परिवार भी मानसिक रूप से थक जाता। एक तो उनका विश्वास टूटा, उनकी बेटी के साथ इतना बुरा अनुभव हुआ, ऊपर से कोर्ट में लगने वाले सामान्य खर्चे ने भी उनको आर्थिक रूप से भारी नुकसान पहुंचाया। कोर्ट केस में उलझने के कारण पीड़िता के पिता के ट्रांसपोर्ट का बिजनेस ठप पड़ जाता है। लेकिन 2 ऐसी अफसर थीं जो इस मामले में एक स्तंभ की तरह खड़ी रही थीं। वह थीं एक एसएचओ मुक्ता पारीक और दूसरी थी एसीपी चंचल मिश्रा। अगर ये 2 पीड़िता के पक्ष के साथ नहीं खड़ी होती तो शायद आसाराम भी जेल के भीतर नहीं होते, या पीड़िता के लिए आसाराम से लड़ना थोड़ा और मुश्किल होता। जहां पीड़िता की तरफ से वकील पीसी सोलंकी और वकील प्रमोद वर्मा खड़े थे, तो दूसरी तरफ से आसाराम के लिए वकीलों की फौज खड़ी कर दी जाती है। वे भी देश के सबसे टॉप वकील। सबसे पहले कस्टडी के वक्त आसाराम की तरफ से वकील के मनन को खड़ा किया गया और इसके अलावा देश के सबसे चर्चित वकील राम जेठमलानी भी आसाराम की तरफ से जमानत याचिका के लिए कोर्ट में खड़े हुए। इसके अलावा सोली सोराबजी, राजू रामचंद्रन, सलमान खुर्शीद और ओंकार सिंह लखावत को भी आसाराम ने अपनी तरफ से कोर्ट में खड़ा किया। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि जोधपुर पुलिस द्वारा आसाराम की गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद ही 2 पीड़ित बहनों ने भी आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ गुजरात के सूरत में यौन शोषण की शिकायतें दर्ज करवाईं। इस मामले में कोर्ट की सुनवाई के दौरान एक गवाह भागचंदानी पर एक एसिड अटैक किया गया और इसके अलावा सूरत केस से संबंधित 2 गवाहों राकेश पटेल और अरविंद वाजपेयी पर भी जानलेवा हमले हुए। सूरत पुलिस द्वारा इन हमलावरों को अरेस्ट कर लिया गया तो वे आसाराम के सपोर्टर ही निकले। इस बीच 23 मई 2014 के दिन इंपोर्टेंट विटनेस अमृत प्रजापति की सूरत में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अमृत प्रजापति ने मीडिया में बाइट दी थी कि आसाराम जोधपुर जैसे अन्य मामलों में भी शामिल हैं और वह खुद इसके गवाह हैं, सालों से देख रहे हैं। यही कारण है कि साल 2012 में उन्होंने आसाराम का आश्रम छोड़ दिया। गवाह अमृत प्रजापति की हत्या ने इस केस से जुड़े पुलिस अधिकारियों से लेकर पीड़िता के परिवार और वकीलों सबको डरा दिया। आसाराम समर्थकों द्वारा 2 अन्य गवाहों को भी मारने की भी कोशिश की गई। जब गवाह राहुल सचान कोर्ट से निकल रहे थे, इस दौरान भी उन पर हमला हुआ। हालांकि इस हमले में उनकी जान बच गई, लेकिन नवंबर 2015 में राहुल सचान अचानक से लापता हो जाते हैं, जिसके बाद से अब तक उनकी कोई खबर नहीं है कि वे कहाँ हैं। एक दूसरे गवाह महेंद्र चावला को भी पानीपत में गोली मार दी गई। हालांकि इस हमले में उनकी जान बच गई और उन्होंने कोर्ट के आगे गवाही भी दी। एक तीसरे गवाह कृपाल सिंह ठाकुर पर भी जुलाई 2015 में गोलियों से हमला हुआ। हमले में कृपाल सिंह की जान चली गई। हालांकि इस वक्त तक कृपाल सिंह का बयान कोर्ट में दर्ज हो चुका था, यानी 3 हत्याएं हुई। लेकिन इन हत्याओं और हमलों ने पीड़िता के पक्ष में खड़े गवाहों को यह संदेश दे दिया कि या तो गवाही से पहले ही मार दिए जाएंगे, या अगर उन्होंने गवाही दे भी दी तो वे बाद में मार दिए जाएंगे। ऐसी परिस्थितियां थीं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आसाराम को जेल भेजना और सजा दिलाना कितना कठिन काम रहा। लेकिन डर का माहौल बनाने के बाद भी आसाराम न्याय के डंडे के नीचे आने वाला था। कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट में यह भी प्रूव हुआ कि हाँ, लड़की के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है। इसके अलावा लड़की के स्कूल और 10th की मार्कशीट से यह भी प्रूव हुआ कि हाँ, लड़की नाबालिग है, इसलिए पॉक्सो एक्ट बनता है। कॉल रिकॉर्डिंग से यह भी पता चला कि आसाराम, हॉस्टल वार्डन शिल्पी, आश्रम डायरेक्टर शरद चंद्रा और आसाराम के असिस्टेंट शिवा के बीच घटना के दिनों में फ़ोन पर बातें हुई हैं। उनके बीच पहले फ़ोन पर जो बातचीत होती थी वो कम होती थी, लेकिन 6 और 15 अगस्त के बीच यानी
पीड़िता के बीमार होने और पीड़िता को दिखाने के लिए आसाराम के पास लाने और यौन शोषण की घटना होने के बीच की अवधि में इन सभी लोगों के बीच कॉल की संख्या में काफी अधिक वृद्धि हुई है। इधर कोर्ट में हो रही सुनवाई के दौरान आसाराम के भक्त महत्वपूर्ण त्योहारों और पूर्णिमा के दिन जेल के सामने इकट्ठे हो जाते। आसाराम के भक्त निराश होकर ना जाएं, इसके लिए जेल प्रशासन ने एक तरीका निकाला। तरीका ये कि आसाराम के द्वारा छुए हुए एक बोतल पानी को पानी वाले टैंकर में डाल दिया जाता। इस टैंकर से आसाराम के भक्त पानी पीते और बापू का आशीर्वाद समझ लेते। इससे समझा जा सकता है कि जेल से कोर्ट जाने के बीच आसाराम के समर्थक उन्हें देखने के लिए क्या क्या करते होंगे। लेकिन अब फैसले का वक्त आ चुका था। करीब 5 साल तक चली कोर्ट की सुनवाई के बाद जज ने ऐलान कर दिया कि 25 अप्रैल 2018 के दिन आसाराम केस का फैसला घोषित कर दिया जाएगा। इस वक्त तक यानी 25 अगस्त 2017 के दिन राम रहीम मामले में भी फैसला आ चुका था, जिसके बाद हुई हिंसा में 38 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। रामपाल बाबा, जिसे साल 2014 में अरेस्ट किया गया था, उनके समर्थकों ने भी भारी हिंसा की थी। इसलिए सबक लेते हुए जोधपुर के पुलिस कमिश्नर अशोक राठौर ने पहले से ही सुरक्षा इंतजाम शुरू कर दिए। जजमेंट में अभी 15 दिन बचे हुए थे, मगर जोधपुर पुलिस ने ऐसी व्यवस्था की कि परिंदा भी पर न मार सकी। पीड़ितों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद तय हुआ कि आसाराम के ऊपर जो फैसला सुनाया जाएगा वह कोर्ट में नहीं बल्कि जेल के भीतर ही सुनाया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट के इस फैसले ने किसी भी तरह की हिंसा की संभावना को खत्म कर दिया। शहर के होटल मैनेजरों को निर्देश दे दिया गया कि आसाराम के समर्थकों को होटल ना दें। सिटी बस यूनियन से लेकर टैक्सी यूनियन के साथ मीटिंग करके निर्देश दिए गए कि आसाराम के समर्थक दिखें तो जोधपुर पुलिस को सूचित करें। जोधपुर पुलिस की यह तैयारी जजमेंट वाले दिन काम आई। आसाराम का एक भी समर्थक न कोर्ट के बाहर दिखा, न जेल परिसर के बाहर दिखा। अंततः 25 अप्रैल 2018 का दिन आ चुका था, यानी फैसले का दिन आ चुका था। देश के पूरे मीडिया में एक दिन पहले से ही आसाराम की खबरें दिखाई जाने लगती हैं। स्पेशल जज यानी मधुसूदन शर्मा को जेल के भीतर लाया जाता है। जेल के भीतर के कोर्ट रूम में से सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया। 453 पेजेस के जजमेंट को सुनाने का वक्त अब आ चुका था। आसाराम के भक्तों को अपने बाबा की बेगुनाही की आस थी, तो पीड़िता की तरफ से लड़ रहे वकीलों, पुलिस वालों, पीड़िता और उसके परिवार को उस न्याय का इंतजार था जिसके लिए वे हर दिन कोर्ट में लड़ रहे थे। जज मधुसूदन शर्मा ने आरोपी शिवा उर्फ सवाराम को रिहा कर दिया और कहा कि उन्हें दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करने में पीड़िता पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन साइड असफल रही। इसी तरह आसाराम के रसोइये प्रकाश को भी सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया। लेकिन छिंदवाड़ा आश्रम हॉस्टल की वार्डन शिल्पी उर्फ संचिता गुप्ता और छिंदवाड़ा आश्रम के डायरेक्टर शरद चंद्रा दोनों आसाराम के साथ कॉन्स्पिरेसी करने के दोषी पाए गए। इसलिए जज ने शिल्पी और शरद दोनों को 20-20 साल की यानी जेल की सजा सुनाई। अब बारी आसाराम यानी मुख्य आरोपी की। आसाराम पॉक्सो एक्ट के तहत परिभाषित रेप के दोषी पाए गए। अदालत ने आसाराम को मैक्सिमम पनिशमेंट दिया, यानी आसाराम को ताउम्र यानी अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई। यानी अदालत ने ठप्पा लगा दिया कि अब जीवन में कभी भी आसाराम जेल के बाहर नहीं आ सकता। पीड़ित पक्ष की वर्षों की मेहनत सफल हुई। हालांकि उन्हें इससे कुछ नहीं मिला, लेकिन उनके अपराधी को सजा मिलाने का बोध उन्हें संतुष्टि जरूर दे रहा था। इधर सूरत की पीड़िताओं द्वारा दर्ज मामले में भी आसाराम रेप के दोषी पाए गए। इस मामले में भी साल 2023 के जनवरी महीने में गुजरात की एक कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आसाराम को आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई। इस मामले में पीड़िता का आरोप था कि आसाराम ने अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित अपने आश्रम में साल 2001 से लेकर 2006 के बीच कई बार रेप किया था। इस तरह आसाराम यौन शोषण के एक नहीं बल्कि 2 मामले में प्रॉपर दोषी सिद्ध हुए। हालांकि आसाराम के समर्थकों द्वारा आज भी ये माना जाता है कि उनके बापू को राजनीतिक तौर पर फंसाया गया है, लेकिन अदालत में हुई बहसों और फैसलों के बाद इस तर्क की कोई जगह नहीं बचती है। बहरहाल ये कहानी फिलहाल यहीं खत्म होती है। आसाराम केस पर ये दूसरा एपिसोड था। पहला एपिसोड आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसमें आसाराम को लेकर पीड़िता ने क्या बताया, आसाराम की कुटिया में क्या हुआ, उसे लेकर डिटेल में चर्चा की है। जाते जाते आखिरी बातें, अगर आसाराम केस को लेकर हमने आपकी नॉलेज में जरा सी भी वृद्धि की है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही इन्वेस्टिगेटिव और रिसर्च बेस्ड वीडियो लाते हैं। मुद्दों को ऊपर से छूने के बजाय डिटेल में जाते हैं, ताकि पुलिस, समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था इसे लेकर हम सबकी एक बृहद और एक साझा सोच बन सके। आपका एक एक कमेंट और एक एक लाइक हमारी वीडियो की रीच को बढ़ाने में हमारी मदद